नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ट्रंप के आर्थिक सलाहकार पीटर नवैरो के बारे में बताएंगे, जो लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। पहले उन्होंने यूक्रेन के युद्ध को मोदी का युद्ध बता दिया, मोदीज वॉर, और अब वो भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत रशिया से तेल खरीदकर उसके ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा है। आज पीटर नवैरो की इस ब्लैक और व्हाइट मनी वाली थ्योरी का जरा एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करते हैं। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान और चीन दौरे के बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के ये दौरे वैश्विक राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। अब देखना यह होगा कि भारत अब रशिया, चीन, जापान और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों में संतुलन कैसे बिठाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के बाद एससीओ समिट के लिए चीन जाएंगे। अब सवाल है कि भारत चीन के साथ अपना निर्यात बढ़ा सकता है, क्योंकि हम चीन से खरीदते ज्यादा हैं लेकिन निर्यात कम करते हैं। इसीलिए अब रिश्तों के साथ व्यापार संतुलन भी जरूरी है। इसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का विश्लेषण करेंगे जिसमें उन्होंने 3 बच्चे पैदा करने का एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि हर भारतीय माता पिता की 3 संतान होनी चाहिए ताकि जनसंख्या का संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि जिस समाज में जन्म दर 3 नहीं होती वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। बर्थ रेट वो कह रहे 3 होनी चाहिए। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? आज मैं बताऊंगी कि ब्रिटेन में हमास के नेता याहिया का नाम इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है। याहिया सिनवार की मौत इजराइल के हमले में हो चुकी है, लेकिन ब्रिटेन में बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों का नाम याहिया रख रहे हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में लगातार दूसरे साल मोहम्मद नाम शीर्ष पर बना हुआ है। तो आज के दिन को मौजूदा वैश्विक राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाएगा। आज से लेकर 2 सितंबर तक ऐसा बहुत कुछ होगा जो पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। इसमें यह तय होगा कि टैरिफ के मुद्दे पर दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां किस तरफ जाएंगी। यह भी तय होगा कि भारत अपने रिश्तों में जापान, चाइना और अमेरिका के साथ कैसे संतुलन बिठाएगा। एससीओ के मंच पर रशिया, भारत और चीन के बीच कौन कौन से नए समझौते होंगे। भारत और चाइना के रिश्तों में कितनी नरमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्या तय करेंगे, और क्या भारत चाइना के साथ ट्रेडिंग ब्लॉक में शामिल होकर अमेरिका को जवाब देगा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एससीओ समिट से अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा और आने वाले समय में राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों में दुनिया बदलाव देखेगी। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी पूरी दुनिया पर टैरिफ वाली धमकी अपनी चला रहे हैं, या फिर किसी न किसी तरीके से टैरिफ वाला हंटर चला रहे हैं, क्या उनके सामने एक आईना आएगा। देखिए, अब तक राष्ट्रपति ट्रंप ने ज्यादातर फैसले यही सोचकर लिए कि दुनिया को अमेरिका की हर बात माननी होगी। जो देश उनके फैसलों का विरोध करेगा उसके खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप सख्ती से पेश आएंगे और आखिरकार ये दुनिया अमेरिका के इर्द गिर्द भी चलती रहेगी। लेकिन सवाल क्या है, इस बार अमेरिका की इस मनमानी को चुनौती मिली है और अब रशिया, भारत और चाइना के बीच एक सिचुएशन ट्रायंगल बनता दिख रहा है, जिसे हम आपको लगातार बता रहे हैं RIC यानी रिक। सबसे बड़ी बात क्या है, ये कि भारत अपना हर कदम बहुत सोच समझकर आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका की 50% टैरिफ से विचलित होकर रशिया और चीन के खेमे में चले गए हैं। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। हम अब भी वही कर रहे हैं जिसे कूटनीति की दुनिया में बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि कूटनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता है, और भारत इसी नीति पर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन तो जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो अभी जापान के दौरे पर है। चाइना और जापान दोनों के रिश्तों में तनाव रहता है, और इस तनाव की वजह क्या है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा। जापान क्वाड के मंच पर चाइना की मंशा और उसकी विस्तारवादी नीतियों को लेकर चिंता जता चुका है। और सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी चाइना जाने से पहले कहां जा रहे हैं? जापान। और इसीलिए यह दौरा बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाइना जाने से पहले जापान जा रहे हैं, वही जापान जो मुखर होकर चाइना की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ बोलता है, और इसी को कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट। इस संतुलन को बनाने में
हर फैसला हमारा खुद का है। और भारत इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां हर देश के साथ हमारा एक संतुलन है और हम ये देख रहे हैं कि कहां हमारे हित ज्यादा है, कहां पर कम है, कहां पर हमारे हित ज्यादा सुरक्षित है। उदाहरण के लिए मौजूदा परिस्थितियों में अमेरिका से भी हमारी बातचीत बंद नहीं हुई है। जापान के साथ भी हम द्विपक्षीय सम्मेलन कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी चाइना में एससीओ समिट में भी शामिल होने वाले हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें हर देश अपने राष्ट्र हित की बात करके आगे बढ़ता है। भारत ने यह स्थापित कर दिया है कि कोई अगर यह सोचे कि सिर्फ एक तरफा रिलेशनशिप ये उस देश के साथ होगा तो ये वो दौर नहीं है। यानी सारे दबावों को खारिज करके भारत अपनी शर्तों पर वैश्विक राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है और इस बात को आप जापान के इन दृश्यों से समझ सकते हैं। हम फिर से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हमारे देश। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। और अब आइए मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर चलती हूं और बताती हूं कि भारत और जापान के इन रिश्तों को क्यों, इस फ्रेंडशिप को लेकर आज इतनी चर्चा हो रही है। तो इसको जब आप समझेंगे, भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर, देखिए आईएमएफ के मुताबिक इसी साल भारत की अर्थव्यवस्था ने जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। अब जापान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं, विश्व में अगर आप देखिए तो अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कि 2690 लाख करोड़ की है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना है 16,695 लाख करोड़। उसके बाद से जर्मनी है 418 करोड़ लाख करोड़। 369 लाख करोड़ है भारत और 369 लाख करोड़ है जापान। मार्जिन आप देख रहे हैं कम है, लेकिन भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। जापान क्या चाहता है? वही चाहता है कि भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से फायदा उठा सके और इसीलिए अब उसने अगले 10 सालों में भारत से लगभग 6 लाख करोड़ रुपए, आप सोचिए कि निवेश के नाम पर अगले 10 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए
जापान लगाएगा, यह फैसला उसने लिया है। जब ये सारा पैसा भारत की अर्थव्यवस्था, उसके उत्पादन क्षमता पर खर्च होगा, तो इससे भारत में नई फैक्ट्रियां, नए कारखाने लगेंगे और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इस निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का विश्वास और भी मजबूत होगा। तो निवेश में आप जब देखते हैं नई फैक्ट्रियां, कारखाने लगेंगे, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बढ़ेगा और कुल मिलाकर निवेश के लिए यह बहुत अच्छा होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और आपको निवेश की जरूरत है, तो आपको यह निवेश तभी मिलेगा जब आपके ऊपर भरोसा होगा और निवेश करने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आपके ऊपर पैसा लगाने से उसे नुकसान नहीं होगा। तो दुनिया भी ऐसे ही चलती है और इस वक्त भारत भी यही भरोसा दुनिया में कमा रहा है। और अगर जापान जैसा देश, जिसको पछाड़ कर हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, अगर वो 6 लाख करोड़ भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश करना चाहता है अगले 10 सालों में, तो यह बताता है कि भारत पर भरोसा बढ़ रहा है। किन सेक्टर्स में भारत जापान सहयोग होगा? सबसे पहले है सेमीकंडक्टर चिप्स, क्योंकि 4 नए सेक्टर्स में हम जापान के साथ सहयोग बढ़ाने वाले हैं। उनमें पहला है सेमीकंडक्टर चिप्स, फिर क्रिटिकल मिनरल्स, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फार्मास्यूटिकल्स। और ये तमाम चीजें धीरे धीरे भारत की एक ऐसी ताकत बन रही है जिसका कोई रिप्लेसमेंट विश्व के तमाम देशों को नहीं मिल रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तभी तो कोई टैरिफ नहीं लगाया फार्मास्यूटिकल्स पर। अब देखिए, साल 2024 और 25 में भारत और जापान के बीच कितना हुआ? कुल 2,13,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जो टॉप पर आप देख रहे हैं वर्ष 2024 में। आयात कितना हमने किया? तो 1,59,000 करोड़ उसका सामान हमने जापान से खरीदा, इंपोर्ट किया, जबकि 52,909 करोड़ रुपए हमने इसका सामान, इतनी कीमत का सामान वहां पर एक्सपोर्ट किया, बेचा। हमारा व्यापार घाटा था 1,03,795 करोड़ रुपए। ये तमाम आंकड़े बताते हैं कि अगर टैरिफ के कारण अमेरिका को भारत का जो निर्यात है उस पर प्रभावित हो रहा है, तो वो जापान में भी अपने सामान को खपा सकता है। हम जापान की कंपनियों, उनके कारखानों को अपने देश में ला सकते हैं, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोनों देशों के जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में किया है। और प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू शिबा के बीच 150 समझौते हुए, जिन पर हस्ताक्षर किए गए और इन्हें पूरी दुनिया के सामने रखा। 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया capital does not just grow, it multiplies. आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। जापान्स एक्सेलेंस एंड इंडिया स्केल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। The two countries agreed to have special strategic and global partnership. In the past 10 years, we have been able to see advancement in broad-based areas. At our meeting here today, based upon such accumulation, we were able to have exchange of views on how to advance our relationship forward in the coming 10 years.
मैं प्रधानमंत्री इशिबा का उनके आत्मीयता भरे शब्दों और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज इन तस्वीरों की भी काफी चर्चा हो रही है जिसमें जापान के एक मंदिर ने प्रधानमंत्री मोदी को एक डॉल भेंट की है जिसे दारुमा डॉल कहते हैं। इसे जापान का एक स्मृति चिन्ह भी माना जाता है जिसमें यह डॉल बौद्ध धर्म पर, जो बोधि धर्म है उस पर आधारित है, जिन्हें ज़ेन बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। जापान में उन्हें दारुमा दाइशी कहा जाता है जिन्हें दारुमा डॉल समर्पित किया जाता है और इसका एक प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा होता है। इसे दृढ़ता, सौभाग्य यानी गुड लक का प्रतीक माना जाता है। परंपरा के मुताबिक जब कोई लक्ष्य तय किया जाता है तो इसमें इस डॉल की एक आंख भरी जाती है और ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं भर रहे हैं। जब ये लक्ष्य पूरा हो जाता है तो इसकी दूसरी आंख को भी भर दिया जाता है। तो पहली आंख भरी गई जब आप कोई मनोकामना मांगते हैं और फिर दूसरी आंख को आप तब भरते हैं जब वो मनोकामना पूरी हो जाए। जापान के लोग ये कहते हैं कि ये स्मृति चिन्ह उन्हें कभी ना हार मानने की प्रेरणा देती है और इसका कारण यह है कि इस डॉल का नीचे का आकार गोल होता है जिसकी वजह से इसे नीचे गिराया भी जाए तो ये डॉल वापस उठ खड़ी होती है। जापान में इसके लिए एक कहावत भी बोली जाती है कि 7 बार गिरो लेकिन 8वीं बार फिर से उठ खड़े हो जाओ। वैसे जापान के इस स्मृति चिन्ह का भारत से भी रिश्ता है। ये स्मृति चिन्ह जिन बौद्ध धर्म को समर्पित है वो मूल रूप से भारत के कांचीपुरम के ही एक बौद्ध भिक्षु थे। कहा जाता है कि उन्होंने लगातार 9 साल तक दीवार की ओर देखते हुए ध्यान किया था और इसी वजह से दारुमा डॉल को बिना हाथ, पैर और आंखों के बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जापान में ये डॉल जिसे भी दी जाती है उसके लिए तरक्की की कामना की जाती है और आज भी जापान ने प्रधानमंत्री मोदी को ये डॉल देकर गुड लक कहा है। जापान के साथ हमारा एक और रिश्ता यह है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं की छवियां जापान के देवी देवताओं में भी दिखाई देती हैं। आप जानकर हैरान रहेंगे जैसे भगवान गणेश को जापान के कांगी तेन कहा जाता है, देवी सरस्वती को बेंजाई तेन कहा जाता है, भगवान शिव को जापान के लोग दैकोकू कहते हैं, देवी लक्ष्मी को किचिजोतेन कहते हैं और भगवान इंद्र को ताइशा कुतेन के रूप में पूजा जाता है। हमारे ये सभी हिंदू देवी देवता बौद्ध भिक्षुओं की परंपरा के साथ जापान पहुंचे और जापान में भले ही इन देवी देवताओं को नए नाम और स्थानीय संस्कृति से जोड़ा गया लेकिन इनकी पहचान अब भी हिंदू देवी देवताओं में ही दिखाई देती है। इनमें भी देवी सरस्वती को जापान के लोग सबसे ज्यादा मानते हैं, जो जापान के 7 भाग्यशाली देवी देवताओं में से एक हैं जिन्हें शीची फुकुजिन कहते हैं। वहां सबसे बड़ी बात यह है कि जापान में इन देवी देवताओं को सौभाग्य, खुशी, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और वहां इन्हें लेकर कोई विवाद नहीं होता। लेकिन एक हमारा देश है जहां लोग हिंदू देवी देवताओं को पौराणिक कहानियों तक सीमित मानते हैं और इनके रूप में कई बार फिल्मों में कॉमेडी सीन्स दिखाए जाते हैं, जबकि जापान में ऐसा नहीं होता। वहां देवी देवताओं को सभी तरह की राजनीति से अलग रखा जाता है
और वहां का समाज इसमें नफरत नहीं ढूंढता। जापान के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में एससीओ समिट के लिए रवाना होंगे और इस समिट से जो देश सबसे ज्यादा परेशान और चिंता में है उसका नाम है इस वक्त अमेरिका। हम आपको बताते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो, इनका तो गुस्सा ही ठंडा नहीं पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार एक के बाद एक जहर। और ये याद रखिए, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर हैं पीटर नवारो। इन्होंने यूक्रेन युद्ध को मोदीज वॉर बताने के बाद अब यह आरोप लगाया है कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदकर उसकी ब्लैक मनी को सफेद कर रहा है। मैं एक्स पर लिखे गए इस थ्रेड की एक कॉपी अपने साथ लाई हूं और इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बताती हूं। तो सबसे पहला जो इसमें पोस्ट है जो सामने खुलते ही दिखता है, उसमें वो कह रहे हैं इट्स अबाउट कटिंग ऑफ द फाइनेंशियल लाइफलाइन। वो कह रहे हैं कि आर्थिक जो लाइफलाइन है, इस वक्त जीवन रेखा है पुतिन के पूरे वॉर मशीन की, वो भारत की वजह से चल रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि भारत के ही पैसे की वजह से पुतिन ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये युद्ध लड़ रहे हैं। आप खुद समझ गए होंगे कि बौखलाहट में आदमी क्या कुछ कह जाता है। इन्हीं का एक और पोस्ट में लेकर आई हूं आपके लिए, ये वाला देखिए। यहां पर वो क्या आरोप लगा रहे हैं, यहां पर वो उससे भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं इंडिया यूजेस आवर डॉलर्स टू बाय डिस्काउंटेड रशियन क्रूड। वो कह रहे हैं कि हमसे व्यापार में जो फायदा होता है वो सारे के सारे डॉलर से ही भारत रशिया से ये कच्चा तेल खरीद रहा है। दरअसल जब आप जानबूझकर किसी पर अटैक करना चाहते हैं, किसी को विलन बनाना चाहते हैं, तो जितनी भी तर्क दलीलें हैं इधर की उधर करते हुए आप उनको मरते चले जाते हैं। तीसरा, इंडियन रिफाइनर्स, और यही वो गंभीर आरोप है, इंडियन रिफाइनर्स विथ देयर साइलेंट रशियन पार्टनर्स। कह रहे हैं कि भारत में जितने भी तेल के रिफाइनर्स हैं, अब समझ लीजिए किस तरफ इशारा है, जो तेल के रिफाइनर्स हैं वो रशिया में अपने साइलेंट पार्टनर्स के साथ, यानी ऐसे पार्टनर्स जो कि बहुत ज्यादा लाउड नहीं है या बहुत बड़ी कंपनियां नहीं है, उनके साथ मिलकर रिफाइन करते हैं ब्लैक मार्केट ऑयल को और फिर बड़े बड़े प्रॉफिट पे उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं। और ये हार्ड करेंसी जो है, इससे रशिया अपनी युद्ध को सस्टेन कर रहा है। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि रशिया के काले पैसे को सफेद कर रहा है भारत। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, अभी पीटर नवारो का थ्रेड देखिएगा तो ये पूरा सोचिए कि बंडल बन गया मेरे हाथ में। इतने मैसेजेस उन्होंने लिखे हैं, 1 2 नहीं, कई पोस्ट करते चले गए हैं और इन पोस्ट में 9 पोस्ट करते हुए उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अंत में तस्वीर डालकर उन पर अटैक किया है। तो ये पीटर नवारो जिस दिशा में अब बह चले हैं वो साफ दिख रहा है कि अब वो सीधे कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। और इसकी वजह भी आप समझिए, ये बात हमको आपको लगातार बता रहे हैं, खुद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने पिछले 3 सालों में रशिया के साथ 30 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ भारत को निशाना बनाया जा रहा है। और ये पीटर नवारो साहब भारत पर 50% टैरिफ लागू कराने के बाद अब हमारे खिलाफ एक एजेंडा चला रहे हैं। बौखलाहट इस बात की है कि भारत ने कुछ किया क्यों नहीं, भारत की तरफ से कोई वापस उन पर हमला क्यों नहीं बोला जा रहा है। भारत अपनी रणनीति बना रहा है, भारत अपने लिए स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत उस स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ते हुए भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहा है। लेकिन पीटर नवारो को लग रहा है कि जवाब क्यों नहीं दे रहे, इधर से हम इतना कुछ कह रहे हैं, वहां से जवाब क्यों नहीं दे रहे। वो अपना एजेंडा चलाने में लग गए हैं। और जब भारत ने 50% टैरिफ लगने के बावजूद अपनी दिशा को तय किया, वहां पर उल्टे सीधे शब्द नहीं बोले, तो इस बात की भी बौखलाहट है कि यहां तो जापान और जापान के बाद एससीओ समिट, जहां पर रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ होंगे। अब देखिए, ये एजेंडा जो पीटर नवारो चला रहे हैं, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वो जितनी कोशिश कर लें, दुनिया जानती है कि इस मामले में भारत बिल्कुल भी गलत नहीं है। और हम पर जबरदस्ती झूठे आरोप थोपकर नवारो ने कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए यह टैरिफ लगाया है। यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर पीटर नवारो पिछले 1-2 दिनों से इतने एक्टिव क्यों हो गए। तो वो भी है, जैसे मैं कह रही थी, इसके पीछे वजह है कि चीन में होने वाले एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है। और यह भी खबरें हैं कि राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि भारत और चाइना उनके कच्चे तेल के सबसे बड़े खरीदार बने रहे और वो भारत और चाइना के साथ नए समझौते करना चाहते हैं। अब ऐसे में लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि अलास्का में तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि कोई तेल ऊर्जा की डील हो जाए।
अब लग रहा है कि अगर इन्हीं के साथ रिश्ता बरकरार रहेंगे तो अमेरिका का तो पत्ता कट जाएगा और इसी वजह से शायद पीटर नेवारो ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाकर भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार कर रहे हैं जिसको कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, सिर्फ हम पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए। हालांकि दुनिया इन बेबुनियाद आरोपों में नहीं फंसने वाली और खुद अमेरिका के नेता पीटर नेवारो की इस थ्योरी पर विश्वास नहीं कर रहे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के विशेष दूत रही निकी हेली, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी और राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सहयोगी जॉन बोल्टन समेत कई नेता और अमेरिकी अर्थशास्त्री भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को सही नहीं मानते और वो इस तर्क को भी बेबुनियाद मान रहे हैं कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदता है, इसलिए भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाना चाहिए। इस दुष्प्रचार के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चाइना में होने वाले एससीओ समिट में शामिल होंगे और दुनिया मान रही है कि इस बार एससीओ के मंच से भारत और चाइना के रिश्तों का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। हालांकि इस समिट से पहले आज हम एक सवाल भी लेकर आए हैं और वो सवाल ये है कि क्या भारत सीमा विवाद सुलझाने के साथ चाइना के साथ व्यापार में अपनी भागीदारी को और बढ़ा सकता है, और क्या ऐसा संभव है कि जैसे अभी हम मेड इन चाइना सामान चीन से खरीदते हैं, ठीक वैसे ही चाइना भी अभी के मुकाबले मेड इन इंडिया सामानों की खरीद को बढ़ा सके। फोकस इस पर होना चाहिए। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कुछ आंकड़े जिससे आप समझ पाएंगे कि हम किस ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं और क्यों आपसे ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। भारत चीन व्यापार में देखिए, अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला ग्राफ वो है जो भारत का आयात है, जो हम इंपोर्ट करते हैं, यानी चाइना से हम सामान लेते हैं। अब ये 2009-2010 से लगातार बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और ये जाता है सीधे 1.5% से 9.6% पर ये पहुंचा है। वहीं जो हम खरीदते हैं वहां से, जो हम वहां पर बेचते हैं, जो भारत का निर्यात है, वो 0.5% से बामुश्किल 1.2% पर पहुंचा है। आज भी चीन के साथ भारत का जो व्यापार घाटा है वो इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं, 8,40,000 करोड़ रुपए का है, जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। साल 2024-25 में भारत ने चीन से 9,60,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा, लेकिन चीन को सिर्फ 1,20,000 करोड़ रुपए का हमने सामान बेचा। तो इतना हम खरीदते हैं लेकिन बेच सिर्फ इतना पाते हैं, इसीलिए 9.6% अगर उसका निर्यात है, वो हमें सामान बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, तो हम उसको सिर्फ 1.2 एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आयात के लिए सिर्फ भारत ही चीन पर निर्भर है। चाइना ने खुद को इस तरह से एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया है कि आज दुनिया के हर बड़े देश से लेकर छोटा देश सब चाइना से उसका सामान खरीदते हैं। और इसीलिए अमेरिका में देखिए आप 12.9%, जो चीन के 5 बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, 12.9% अमेरिका है। कुल निर्यात में जो हिस्सेदारी है चाइना की, वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर वो पूरा इंपोर्ट करते हैं 100, तो उसमें 12.9 जो है वो अमेरिका लेता है चाइना से। हांगकांग लगभग 7.5% चाइना से लेता है। जापान लगभग 5% चाइना से लेता है। साउथ कोरिया लगभग 4.5% के आसपास चाइना से लेता है। भारत लगभग 3.5% चाइना से लेता है। तो बड़ा देश हो छोटा देश हो, चाइना ने अपने आप को इतने बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर बना लिया है कि आज तमाम देश उसका सामान खरीदते हैं। चाइना के पास सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स कौन है, वो आप स्क्रीन पर हमने आपको दिखा दिया। अब चीन क्योंकि दुनिया के हर देश को अपना सामान निर्यात करता है और वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इसीलिए ज्यादातर लोग यही सोच लेते हैं कि चाइना तो दूसरे देशों से सामान खरीदता ही नहीं होगा और उसे जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। लेकिन यह धारणा भी पूरी तरह गलत है। ऐसा नहीं कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है तो सब कुछ अपना सामान अंदर ही बना लेता है। साल 2023 में चाइना ने 293 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचा था, तो दुनिया के अलग अलग देशों से 183 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा भी था। तो ऐसा नहीं कि चाइना चूंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है तो उसको दूसरे देशों से कुछ खरीदना नहीं पड़ता है। वो एक्सपोर्ट करता है, ज्यादा करता है, लेकिन लगभग उसके आधे से ज्यादा वो इंपोर्ट भी करता है। तो कुल मिलाकर कुल ट्रेड उसका 477 लाख करोड़ का आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है। हमें इसी में हिस्सेदारी चाहिए। हमें यहीं पर
जो वो सामान खरीदता है वहां पर भारत को अपनी जगह बढ़ानी होगी। समस्या ये है कि अभी चाइना के आयात में हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। चाइना जो सामान दुनिया में जाकर खरीदता है उसमें भारत की हिस्सेदारी है सिर्फ ये 0.84%, जबकि भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी कितनी है? 15.7%। इसको बदलना जरूरी है और ये सोर्स है ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि चीन से अभी हम कितना आयात करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, माफ कीजिएगा कि चीन को हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, 0.81। तो निर्यात में ये हिस्सेदारी 0.84% से बढ़ाकर कम से कम हमें 5% तक ले जाना होगा। हमारी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा, और चाइना भी ऐसा करने में हमें रोक नहीं पाएगा क्योंकि वो खुद हमें लाखों करोड़ों रुपए का सामान बेचता तो है। तो यहां भारत चाइना के बाजार में अपनी संभावनाओं को अनलॉक कर सकता है, और इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं पूरे मामले में क्या कहती है ICRIER की रिपोर्ट। भारत चाइना के साथ व्यापार शर्तें आसान बनाए तो भारत का चाइना को निर्यात लगभग 1,20,000 करोड़ से बढ़कर 13,86,000 करोड़ का हो सकता है। तो ये देखिए, आप अगर कुछ भारत चाइना के साथ जो व्यापार है उसमें थोड़ी सी शर्तें आसान हो जाएं भारत के लिए, भारत की कंपनियां केमिकल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खनिज उत्पाद, बेस मेटल आर्टिकल्स जो है, दवाइयां, टेलीफोन सेट्स, ये पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मौजूदा जो निर्यात है और इधर है कितना और हो सकता है। ये रियलिस्टिक है, ये बहुत मुश्किल नहीं है। तो जितना भी हो, ये तम दवाइयां हो, टेलीफोन सेट्स हो, एयरक्राफ्ट हो, टर्बोजेट्स हो, फ्रोजन श्रिम्प्स हो, जिन झींगों की हम बात कर रहे हैं अमेरिका से जब जो नहीं हो पा रहा है क्योंकि 50% टैरिफ लगाया है, पॉलिश, कटे हुए डायमंड्स और का निर्यात जो है वो चीन को हम बढ़ा सकते हैं, जिसमें अभी हम बहुत पीछे हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देखिए, इस सेक्टर में हम चाइना को अभी कितना निर्यात कर रहे हैं और असल में कहां तक इस निर्यात को हम बढ़ा सकते हैं, मैं आपको समझाती हूं। देखिए, दवाइयां, अभी हम मौजूदा जो हमारा निर्यात है वो है 626 करोड़, लेकिन हम उसको और आगे ले जा सकते हैं 1,33,000 करोड़। ये सेटेबल टारगेट है। इतना हम पहले से कर रहे हैं, इतना हमें और करना है। यहाँ टेलीफोन सेट्स अभी 0 है। हम इतने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं तो ऐसे में हम क्यों नहीं लगभग 60,000 करोड़ वहां पर फोन दे सकते हैं। ऐसे ही एरोप्लेन एयरक्राफ्ट में देखिए, जो हम 1,225 करोड़ का फिलहाल निर्यात कर रहे हैं, उसमें हम और 60,000 करोड़ जोड़ पाएंगे। 502 करोड़ के आसपास हम टर्बोजेट्स अभी बेच रहे हैं, हम 40,000 करोड़ उसमें जोड़ सकते हैं। ऐसे ही जो फ्रोजन झींगे हैं वो 6,632 करोड़ बेच रहे हैं, उसमें 32,000 करोड़ जोड़ सकते हैं। ऐसे ही हीरे हो, गाड़ियों के पार्ट्स हो, आभूषण हो, महंगी धातु हो, और आभूषण और महंगी धातु तो अभी 0 है हमारा, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही हर क्षेत्र में अगर हम बढ़ाएंगे तो चीन को भारत का निर्यात इसलिए भी कम है क्योंकि चाइना में व्यापार के नियम बिल्कुल भी लचीले नहीं, और चाइना में अगर कोई भारतीय प्रोडक्ट टेस्टिंग के में फेल हो जाए तो उसे किसी थर्ड पार्टी लैब में दोबारा टेस्ट कराया ही नहीं जा सकता है। और चाइना जो चीनी लैब है उनका फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता है, जिसकी वजह से चाइना कई बार हमारे प्रोडक्ट्स को भी अपने टेस्ट में रिजेक्ट करके वापस लौटा देता है। इसीलिए अब जब भारत और चाइना के रिश्तों में एक नया पड़ाव शामिल हो रहा है तो चाइना को भी यह तय करना होगा कि अगर वो हमारे बाजार में आकर सामान बेच रहा है तो अपने बाजार में हमारे सामान को भी बिना किसी रुकावट आने दे। और इस बार SCO समिट में द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जरूर इस बात पर चर्चा होगी। हालांकि इस SCO समिट से पहले भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिससे कई देश हैरत में पड़ने वाले हैं। खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को क्या कहा था, डेड इकोनॉमी, यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था। लेकिन आज साल 2025-26 में भारतीय GDP की पहली तिमाही के आंकड़े आए हैं जो ये बताते हैं कि टैरिफ की टेंशन में भी हमारी अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है। अप्रैल में जून की पहली तिमाही में भारत का GDP ग्रोथ रेट 7.8% रहा है, 7.8%। यह RBI के 6.5% के अनुमान से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा यह ग्रोथ रेट पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा रहा है और पिछले साल की पहली तिमाही से भी यह बहुत आगे है। अगर नॉमिनल GDP की बात करें तो यह ग्रोथ रेट और भी ज्यादा 8.8% रहा है और यह भी RBI के अनुमान से बहुत आगे है।
नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में यह अंतर होता है कि नॉमिनल जीडीपी जो है उसमें महंगाई को जोड़ा जाता है और रियल जीडीपी में महंगाई को नहीं जोड़ा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था ने यह जोरदार प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि कृषि सेक्टर से खुशखबरी आई है और यह वाकई बहुत बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि कृषि सेक्टर में 3.7% की वृद्धि यानी रिकवरी हुई है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और सर्विस सेक्टर ने 9.3% का सबसे ज्यादा योगदान दिया है। इसके अलावा पहली तिमाही में सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च किया और इस दौरान निवेश भी बढ़ा, जिसकी वजह से पहली तिमाही में ही हम 7.8% के ग्रोथ रेट पर पहुंच गए। 7.8% का पहली तिमाही के आंकड़े आए जो बहुत स्वागत योग्य हैं, बहुत अच्छे आंकड़े हैं, क्योंकि हमारा मानना था कि इस क्वार्टर में, इस तिमाही में 6.8% की बढ़ोतरी होगी। वैश्विक स्तर पे काफ़ी संकट है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने 7.8% का विकास हासिल किया, जो पिछले 5 तिमाहियों में सबसे ज़्यादा है। अर्थव्यवस्था के जो 3 सेक्टर्स होते हैं सभी में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है और इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि भारत 2030 तक $20.7 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएगा और 2035 तक $34.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। खैर, भारत की अर्थव्यवस्था के बाद आपको अब भारत की उस राजनीति के बारे में बताते हैं जिसमें ताली के लिए गाली का सहारा लिया जा रहा है। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां को गालियां दी गई और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ जो हम आपको सुना नहीं सकते। और जब घटना की जांच हुई तो पता चला कि इस रैली का आयोजन कांग्रेस के स्थानीय नेता मोहम्मद नौशाद ने किया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस शख्स ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव तक लड़ा है। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया उसका नाम है मोहम्मद रिजवी। पुलिस को जानकारी मिली तो यह मोहम्मद रिजवी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन इसके बाद हमारे देश में गंदी राजनीति शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर दिन रात कांग्रेस के लिए बैटिंग करने वाले समर्थकों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें शेयर की और यह दावा किया कि इन तस्वीरों में शिवराज सिंह चौहान के साथ जो लड़का दिख रहा है वो वही मोहम्मद रिजवी है जिसने कांग्रेस की रैली में आकर प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गवासी मां के लिए अपशब्द बोले, गाली गलौज। इसके बाद एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो गया। सैकड़ों ट्रोलर्स ने यह लिखना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने ही अपने आदमी को राहुल गांधी की रैली में भेजकर गाली गलौज और आपत्तिजनक नारे लगवाए। यहां तक कि आज तक के शो में भी, हल्ला बोल में भी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बार बार शिवराज सिंह चौहान के साथ इस शख्स की तस्वीर दिखाई और कहा कि ये बीजेपी का आदमी था, यानी ये बीजेपी की साजिश थी। लेकिन ये सरासर झूठ है क्योंकि हमने इसका फैक्ट चेक कराया। सच ये है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ जिस बीजेपी कार्यकर्ता की तस्वीरें शेयर की जा रही हैं उसका नाम नेक मोहम्मद है और ये वो शख्स कतई नहीं है जिसने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। वो रिजवी जिसने प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द बोले, जिसके खिलाफ अब मामला दर्ज है, जिसको अरेस्ट किया गया है, वो अलग शख्स है और शिवराज सिंह चौहान के साथ जिस शख्स की तस्वीर दिखाई जा रही है वो दूसरा शख्स है। बीजेपी के इस कार्यकर्ता ने कांग्रेस के ट्रोलर्स पर उसे बदनाम करके झूठ फैलाने का आरोप लगाया है और पुलिस में इसकी शिकायत भी दी है। खुद सुनिए। बिहार में मेरे फोटो को मेरे फेसबुक, सोशल मीडिया से लेकर के दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दी है। मेरे जैसे कोई शख्स है जो गिरफ्तार हो चुका है और उसका फोटो को मेरे फोटो बता करके दुष्प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, जो कि निंदनीय है, जिसकी शिकायत मैंने कोतमा थाना में दर्ज कराया हुआ है। धन्यवाद। देखिए, विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान पर कुछ कहते नहीं बन रहा है। अब विपक्ष की एक और नेता ने अपने जुबान से मुसीबत खड़ी कर दी है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, जिन्होंने बेहद आपत्तिजनक बयान देते हुए गृहमंत्री अमित शाह का सिर काटने की बात तक कह डाली। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह पर बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। আমি জিজ্ঞেস করছি, যদি ভারতের সীমান্ত রক্ষা করার আমাদের কেউ নেই, যদি অন্য দেশের মানুষরা
রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহ তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। और अब हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या अब समय आ गया है जब भारत में हम दो हमारे दो की नीति से आगे बढ़कर हम दो हमारे तीन की हो जानी चाहिए। आरएसएस प्रमुख तो ऐसा ही कहते हैं। मोहन भागवत ने भारत के लोगों को सलाह दी है कि वो कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर देश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग इस बयान को 145 करोड़ की आबादी वाले भारत के लिए गलत बता रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे हिंदुओं की आबादी बढ़ाने का संदेश मान रहे हैं। मोहन भागवत ने अपने बयान में 2 बड़ी बातें कही। पहली बात, हर भारतीय दंपति की 3 संतान होनी चाहिए ताकि जनसंख्या का संतुलन बना रहे, और दूसरा, जन्म दर बढ़ाना समाज को भविष्य में जीवित रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि उनके मुताबिक जिस समाज में जन्म दर 3% से कम होती है वो समाज और देश धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। आज बड़ा सवाल यह है कि जब भारत में कुछ लोग जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की मांग करते हैं, तब मोहन भागवत जन्म दर बढ़ाने की सलाह क्यों दे रहे हैं, और वो क्यों चाहते हैं कि भारत में हर महिला को कम से कम 3 बच्चों को जन्म देना चाहिए। भारत की मौजूदा जन्म दर 1.9% है, बर्थ रेट है 1.9%, यानी देश की महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में 1 या 2 बच्चे पैदा करती रही। ये जन्म दर रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1% से कम है। रिप्लेसमेंट ऑफ फर्टिलिटी रेट का मतलब यह है कि पति पत्नी ने अपनी जगह भरने के लिए समाज को कितने बच्चे दिए। जब ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1% होता है तो इसका मतलब यह होता है कि पति पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया जो भविष्य में उनकी जगह लेंगे, और 0.1 जिसे आप तीसरा बच्चा समझ सकते हैं, वो बच्चा मृत्यु दर बढ़ने जैसी स्थिति में भरपाई करेगा। यानी इससे समाज की जनसंख्या संतुलित रहेगी। इसमें सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं होती है, इसमें दशकों के लिए ये प्लानिंग की जाती है। और यही वजह से मोहन भागवत ने अपने इस बयान में लोगों को 1 या 2 बच्चे पैदा करने के बजाय सीधे 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां जन्म दर 1% से या 1.4% के बीच है। ऐसे देशों की जनसंख्या तो कम हुई है, लेकिन वो लुप्त नहीं हुए हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर किसी देश की जन्म दर रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से कम हो जाती है तो इससे आबादी का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है, असंतुलन हो जाता है, और कई पीढ़ियों के बाद उस देश के लुप्त होने जैसी स्थिति बनने लगती है। इतना जरूर है कि जो युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और उसे धीरे धीरे वो बूढ़ों का देश बनने लगता है। इसीलिए भारत में जन्म दर का कम होना चिंताजनक है। 2011 की जनगणना में अनुमान लगाया गया था कि देश की जन्म दर समय के साथ कम होती जाएगी। इसमें सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि इस देश में मौजूदा वक्त में लगभग जो 65% आबादी है वो 35 वर्ष से कम की है। लेकिन अगर यही जन्म दर कम रहा, बर्थ रेट कम रही, तो आने वाले कुछ दशकों में धीरे धीरे जो एवरेज एज है जनता का वो ज्यादा हो जाएगा, और बूढ़े देश की कैटेगरी में माना जाएगा, जो कि देश की उत्पादक क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करता है। अनुमान था कि भारत 2011 से 15 के बीच जन्म दर 2.37% होगी, 2016 से 2020 के बीच 2.13% हो जाएगी, इसके बाद 2021 से 25 के बीच 1.94% रहेगी, और फिर 2031 से 35 के बीच ये 1.73% हो जाएगी। लेकिन जैसा अनुमान लगाया गया था, हालात उससे ज्यादा खराब है। सच ये है कि भारत में जन्म दर अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से गिर रही है।
इसी साल यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में जन्म दर 2019-21 में 2% थी और फिलहाल 2025 में 1.9% है। मतलब 2011 जनगणना के अनुमान से भी कम है ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, जितनी भी नहीं। एक सरकारी डेटा के मुताबिक भारत में बच्चे की मृत्यु दर 28 के आसपास है, यानी भारत में पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से 28 बच्चे अलग अलग कारणों से जीवित नहीं बचते हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि अगर भारत में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों की मृत्यु दर भी इतनी ज्यादा है, तो यकीनन एक समय ऐसा आएगा जब हमारे समाज के लिए अपने अस्तित्व को बचाना चैलेंज बन जाए। 3 बच्चे पैदा करने का विचार कोई अनोखा विचार नहीं है। कई लोग इसे सुनकर अचानक हैरान हो जाते हैं कि अब ये कौन सी नई बात आ गई। 1950 में चीन में जन्म दर 6% थी और वहां हर महिला पर औसतन 6 बच्चों का जन्म होता था। लेकिन साल 1980 में चीन में जन्म दर 2.7% हो गई। इसके बाद बढ़ती जनसंख्या की वजह से चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी और लोगों से कहा कि वो एक ही बच्चा पैदा करें। हालांकि इसके कुछ दशक बाद चाइना को यह समझ आया कि समस्या जनसंख्या बढ़ने में नहीं बल्कि जनसंख्या के असंतुलन में है। साल 2016 आते आते चाइना में जन्म दर बर्थ रेट 1.7% हो गया, जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से बहुत कम थी। चाइना ने तुरंत समस्या को खत्म करने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म की और 2 चाइल्ड पॉलिसी बना दी। हालांकि इसके बाद भी हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले और साल 2021 में चाइना में जन्म दर बर्थ रेट 1.1% हो गई, यानी पहले से और ज्यादा कम। स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई तो चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी और लोगों से कहा कि वो कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। तो ये पॉलिसी फिलहाल चाइना में चल रही है। जापान की स्थिति भी यही है। वहां की सरकार भी अपने नागरिकों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए अपील कर रही है। वहां भी बुजुर्गों की आबादी बढ़ती जा रही है और बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। 1974 में ही जापान में जन्म दर रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1% से कम होना शुरू हो गई थी। साल 2008 आते आते जापान की आबादी 12 करोड़ 80 लाख थी, लेकिन 2023 आते आते ये जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गई, 12 करोड़ 50 लाख। आज कुल जनसंख्या के अनुपात में जापान सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी वाला देश माना जाता है, सबसे उम्रदराज लोगों का देश। साल 2023 में यहां के करीब 29% लोग 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के थे। साल 2024 में जापान की कुल जनसंख्या में 59% लोग 15 से 59 वर्ष के उम्र के थे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय औसत 65% है। यानी ज्यादातर देशों की 65% आबादी 15 से 59 वर्ष के उम्र की है। जापान सरकार तो नागरिकों को बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर कैश बोनस तक दे रही है। बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स बना रही है, कर्मचारियों में वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। और हो सकता है कि भारत ने अपनी जन्म दर को बढ़ाने के प्रयास नहीं किए तो हमारे देश में भी ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए बोनस और पैसा वाली स्थिति ना आ जाए। दक्षिण के राज्यों में तो कई जगहों पर शुरुआत हो भी चुकी है। और अब हम इस मानसून की बात करेंगे जिसमें बारिश कई इलाकों में रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बार मानसून की बारिश ने कई राज्यों में रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। इतनी बारिश हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में नहीं देखी गई है। तमाम शहरों में लोग जब चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यही बात जुबान पर आ रही है कि कई वर्षों से ऐसी बारिश नहीं हुई। खासतौर से जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर सोचिए बारिश ने कैसे कहर मचा रखा है। 3 तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जिससे हालात ज्यादा खराब हुए हैं। इस बार इन तीनों राज्यों में मॉनसून सीजन में बादल फटने की 7 से ज्यादा घटनाएं हुई। सिर्फ यही नहीं, बारिश का पैटर्न भी पिछले कुछ वर्षों से बदला सा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अगस्त महीने के 25 दिनों के अंदर, अगस्त महीने में सिर्फ 25 दिनों के अंदर उत्तर भारत में अत्यधिक बारिश की 21 घटनाएं हुई हैं, जो पिछले साल की तुलना में 50% ज्यादा है। अत्यधिक बारिश यानी एक्सट्रीमली हैवी रेन का मतलब है 24 घंटे के अंदर 204.5 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होना। 24 घंटे के अंदर आप कल्पना कीजिए। मौसम विभाग ने बताया है कि साल 2023 के मुकाबले 2024 में अत्यधिक बारिश की घटनाएं 30% तक बढ़ गई हैं। तब 24 घंटे में अत्यधिक बारिश की 14 घटनाएं हुई थी और यह सामान्य स्थिति नहीं है। क्लाउड बर्स्ट जिसे कहते हैं, बादल फटना। मॉनसून में 24 घंटे के अंदर ही तेज और लगातार अगर बारिश हो, उसकी घटनाएं हो,
तो साल दर साल ये घटनाएं बढ़ रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसी स्थिति कभी कभी ही बनती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तो जैसे मानसून का पैटर्न ही बदल गया है। जगह जगह पर बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, ऐसी जोरदार बारिश हो रही है। ज्यादा बारिश होने से ज्यादा बड़ा खतरा है। एक साथ ज्यादा बारिश होना, पहाड़ी अगर ज्यादा बारिश मतलब धीरे धीरे होती रहे तो वो अलग चीज है, लेकिन सडन ये जो हो रहा है पहाड़ी इलाकों में, ऐसी स्थिति को क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। बादल फट, अचानक से डाउनपोर, पानी का आना। तकनीक रूप से अगर देखें तो बादल फटना एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक ही जगह पर एक ही बार में हजारों लीटर पानी का एक साथ बरसने लगता है। ये हालात ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में बनते हैं। ये स्थिति तब बनती है जब जमीन से ऊपर उठने वाली गर्म और नमी वाली हवाएं बादलों का रूप लेती रहती हैं, और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ये बादल किसी खास जगह से पर अटक जाते हैं, और जब इन बादलों में ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो एक साथ एक ही जगह पर बरसने लगते हैं। इसे क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना कहते हैं। बादल फटने की स्थिति में एक घंटे के अंदर आप सोचिए 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब 250 करोड़ लीटर पानी बरस जाता है। आप सोचिए कि जब आसमान से एक घंटे में एक साथ इतनी मात्रा में पानी बरसेगा तो तबाही आना निश्चित है, और वही तस्वीरें देख रहे हैं। हालात तब और ज्यादा खराब हो जाते हैं जब ये करोड़ों लीटर पानी पहाड़ों से नीचे आने लगता है। इसका बहाव इतना तेज होता है कि ये सब कुछ बहा ले जाता है, और फिर न सिर्फ पानी नीचे आता है पूरी ताकत के साथ, बल्कि वो मलबा भी, वो पत्थर, कंकड़, तमाम मलबा जो चारों तरफ से खींचता है, वो उसी बहाव के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी इंटेंसिटी, वेलोसिटी के साथ आते हैं। यहाँ पानी नदियों में मिलता है और नदियों का जलस्तर बढ़ाकर उसे भी खतरनाक बना देता है। और क्या गजब दौर है, इंसान गिरता है तो लोग हंसते हैं, और मोबाइल गिरता है तो डर जाते हैं। नमस्कार।